नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की बेहद बड़ी और जरूरी खबरों में। लेकिन खबर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी भाजपा सरकार का विरोध करते हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखें फेल बीजेपी। रुक करते हैं पहले खबर की तरफ। प्रियंका का आवास खाली करने वाले सरकार के आदेश पर कांग्रेस बोली, यह कदम प्रधानमंत्री और योगी की बेचैनी दिखाता है। जी हां दोस्तों, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा का नई दिल्ली स्थित सरकारी बंगला खाली कराने से जुड़े सरकार के आदेश को लेकर मुख्य विपक्षी पार्टी ने बुधवार को आरोप लगाया कि यह कदम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बेचैनी दिखाता है। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने यह भी कहा कि आवास खाली कराने से प्रियंका और कांग्रेस डरने वाले नहीं हैं तथा वे देश एवं उत्तर प्रदेश की जनता की आवाज उठाते रहेंगे। उन्होंने एक बयान में दावा किया, भाजपा व मोदी सरकार की कांग्रेस नेतृत्व से अंधी नफरत तथा प्रतिशोध की भावना जग जाहिर है। अब तो वह और ओछी हरकतों व हथकंडों पर उतर आए हैं। प्रियंका जी का मकान खाली कराने का नोटिस मोदी जी योगी जी की बेचैनी को दिखाता है। सुरजेवाला ने कहा, कुंठित सरकार के तुगलकी फैसलों से हम डरने वाले नहीं। प्रधानमंत्री मोदी और योगी आदित्यनाथ प्रियंका जी और कांग्रेस की आवाज को रोक नहीं पाएंगे। वहीं कांग्रेस नेता जितिन प्रसाद ने कहा, ध्यान भटकाने के मकसद से उठाए गए कदमों का प्रियंका गांधी पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। वह उत्तर प्रदेश की जनता की लड़ाई लड़ने के मिशन पर निकली है और रुकने वाली नहीं है। सरकार ने बुधवार को कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा से कहा कि वह नई दिल्ली स्थित बंगला 1 महीने के भीतर खाली कर दें, क्योंकि एसपीजी सुरक्षा वापस लिए जाने के बाद वह आवासीय सुविधा पाने की हकदार नहीं है। आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि वह 1 अगस्त तक मौजूद आवास 35 लोधी स्टेट खाली कर दे और अगर ऐसा नहीं करती हैं तो उन्हें नियमों के मुताबिक किराए अथवा क्षतिपूर्ति का भुगतान करना होगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ ने भाजपा के नेताओं को भेजा कानूनी नोटिस। ये है पूरा मामला। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने भारतीय जनता पार्टी के 2 वरिष्ठ नेताओं को कानूनी नोटिस भिजवाए हैं। उन्होंने दोनों नेताओं को माफी मांगने के लिए भी कहा है। वहीं ऐसा नहीं करने पर उन्होंने दोनों नेताओं पर कानूनी कार्रवाई करने की चेतावनी दी है। कमलनाथ ने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रभात झा को यह नोटिस भेजा है। इन दोनों नेताओं ने कथित तौर पर आरोप लगाया था कि कमलनाथ ने केंद्रीय मंत्री रहते हुए आयात शुल्क कम करके चीनी कंपनियों को फायदा पहुंचाया था। कमलनाथ के वकील ने बुधवार को यह जानकारी दी। इसके बाद उन्होंने अपने वकील के माध्यम से दोनों नेताओं को नोटिस भिजवाए हैं। उनके वकील वरुण तनखा ने कहा कि कमलनाथ ने चीनी कंपनियों की तरफदारी करने के आरोपों पर झा और शर्मा को कानूनी नोटिस भेजे हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कैबिनेट विस्तार पर कांग्रेस समर्थकों का तंज, बोले ये बीरबल की खिचड़ी बीजेपी का पेट दुखाएगी। जी हां दोस्तों, शिवराज सरकार बनने के 100 दिन बाद आज मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया। इसे लेकर कांग्रेस हमलावर हो गई और बीजेपी पर आरोप लगाए हैं कि मध्य प्रदेश में शिवराज ने चोरी के सरकार बनाने के 100 दिन बाद मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो पाया और अब जाकर मंत्रिमंडल विस्तार किया जा रहा है और इसमें भी वरिष्ठ नेताओं की अनदेखी की जा रही है। नए मंत्रिमंडल में ऐसे लोगों को शामिल किया जा रहा है जो कि जनता के भरोसे को तोड़कर बिककर भाजपा में शामिल हुए हैं। ये मंत्रिमंडल बीरबल की खिचड़ी की तरह है जो कभी नहीं पक सकती और ना ही कोई खा सकता है। जैसे अकबर राजा को मुंह की खानी पड़ी थी, वैसे ही शिवराज और ज्योतिरादित्य सिंधिया को मुंह की खानी पड़ेगी। कांग्रेस समर्थकों ने कहा कि माफियों के खिलाफ शुद्ध का युद्ध लड़ने वाली कमलनाथ सरकार को पद पैसे के लालच में गिराने वाले सभी 22 विधायक के लिए ये मंत्रिमंडल मुंगेरी लाल का हसीन सपना साबित होगा, क्योंकि इस मंत्रिमंडल में खिचड़ी में डलने वाले चावल अलग, दाल अलग, मसाले अलग हैं। इस दौरान कांग्रेस समर्थकों ने चोरी की सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार पर कांग्रेस द्वारा शिवराज मंत्रिमंडल बीरबल की खिचड़ी का पोस्टर बनाकर अनोखा प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि भाजपा में अंदरूनी लड़ाई के बाद बनने वाले मंत्रिमंडल की खिचड़ी का स्वाद जो कभी पकेगी नहीं, वो भाजपा के लिए बहुत पेट दुखाने वाला रहेगा। ये भानुभाती का कुनबा है, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। केंद्र ने जय जवान जय किसान के नारे में किसान को भुलाया, कैप्टन अमरिंदर सिंह। जी हां दोस्तों, पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने आज विभिन्न किसान जत्थेबंदियों को किसान और संघीय ढांचे के विरोधी ऑर्डिनेंसों और बिजली संशोधन एक्ट में प्रस्तावित संशोधन के खिलाफ केंद्र सरकार के प्रति रोष का सख्त संदेश देने का न्योता दिया है। मुख्यमंत्री के इस न्योते पर किसान जत्थेबंदियों के बड़े नेताओं ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास करके भारत सरकार को फिर गौर करके इनको वापस लेने की अपील की है। मुख्यमंत्री की तरफ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा बुलाई मीटिंग में
हिस्सा लेते हुए यूनियन नेताओं ने कहा कि हाल ही में जारी किए ऑर्डिनेंस और बिजली एक्ट 2003 में प्रस्तावित संशोधन पूरी तरह किसान विरोधी प्रतीत होते हैं। मीटिंग के अंत में सर्वसम्मति से पास किए प्रस्ताव में किसान नेताओं ने कहा, यह ऑर्डिनेंस और प्रस्तावित संशोधन मुल्क के संघीय ढांचे पर सीधा हमला है, जिस कारण इनको वापस लिया जाना चाहिए। इससे पहले पंजाब और किसानी हितों की सुरक्षा की जरूरत पर जोर देते हुए कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा, हम सभी को अपने राजनीतिक विभिन्नताओं के बावजूद एकजुट होना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य और यहाँ के किसानों के हितों की रक्षा के लिए वह कोई भी कदम उठाने के लिए तैयार हैं और सतलुज यमुना लिंक नहर के पानी के वितरण के मसले के मौके पर भी उन्होंने इस तरह ही किया था। केंद्र सरकार की तरफ से किसानों और सैनिकों के योगदान की अहमियत को घटाने की सख्त आलोचना करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि वास्तव में केंद्र ने जय जवान जय किसान के नारे में से किसान को भुला दिया है और यह नारे पंजाब के किसानों की तरफ से भारत को आत्मनिर्भर बनाने मुल्क भर में गूंजते होते थे। उन्होंने कहा कि अब और राज्य भी अनाज का उत्पादन करने लगे हैं और ऐसा लगता है कि केंद्र सरकार ने जहां पंजाब के किसानों को दरकिनार कर दिया है, वहीं किसानी हित भी तबाह कर दिए हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। उत्तराखंड कोरोनिल दवा पर पतंजलि और केंद्र सरकार को हाई कोर्ट का नोटिस। जी हां दोस्तों, स्वामी रामदेव पर लोगों को भरमाने का आरोप। हाई कोर्ट में जनहित याचिका हुई दायर। हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार पतंजलि से मांगा जवाब। उत्तराखंड हाई कोर्ट ने बुधवार को योग गुरु रामदेव की कंपनी पतंजलि, केंद्र सरकार और राज्य सरकार को कोरोनिल दवा मामले में नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। हाई कोर्ट में तीनों को 1 सप्ताह के भीतर जवाब देना होगा। बाबा रामदेव के कोरोनिल के संबंध में किए गए दावे के मामले में जस्टिस रमेश रंगनाथन और जस्टिस आरसी खुलबे की डिवीजन बेंच ने यह आदेश जारी किया है। हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान यह जवाब मांगा गया है। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक हाई कोर्ट में फार्मेसी कंपनी पतंजलि, उत्तराखंड के आयुष विभाग के निदेशक आईसीएमआर और राजस्थान की निम्स यूनिवर्सिटी को 1 सप्ताह के भीतर अपना जवाब दायर करना होगा। राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री बोले, कोरोनिल को लेकर माफी मांगे रामदेव। निम्स यूनिवर्सिटी के बारे में ही गया है कि दवा बनाने में इस विश्वविद्यालय ने साथ दिया है। दरअसल हाई कोर्ट में मणि कुमार नाम के एक अधिवक्ता ने जनहित याचिका दायर की थी और मांग की थी कि इस दवा पर बैन लगाया जाए। याचिका में स्वामी रामदेव पर आरोप लगाया गया है कि वे लोगों को कोरोनिल मेडिसिन लॉन्च करके भरमा रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि यह दवा कोरोना वायरस संक्रमण का इलाज कर सकती है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पीएम मोदी ने की थी लॉकडाउन में सैलरी नहीं काटने की अपील। मजदूरों ने मांगी तो मिली लाठियां, 2 एफआईआर भी। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के नोएडा में थाना फेज 3 क्षेत्र के सेक्टर 63 स्थित ओरिएंट क्राफ्ट नामक कंपनी के सैकड़ों मजदूरों ने लॉकडाउन की अवधि में वेतन का भुगतान नहीं करने पर बुधवार 1 जुलाई 2020 सुबह खूब विरोध किया। मीडिया रिपोर्टर्स के मुताबिक इसी बीच पुलिस विरोध स्थल पर पहुंची और कथित तौर पर मजदूरों पर लाठीचार्ज किया। मामले में मजदूरों के खिलाफ 2 अलग-अलग एफआईआर दर्ज की गई हैं। एक कंपनी द्वारा शिकायत के आधार पर दूसरी पुलिस ने दर्ज की है। मजदूरों की मांग की थी अप्रैल से जून तक उनका भुगतान किया जाए। मजदूरों ने कहा कि वो किराए के घर में रहते हैं और बच्चों की फीस का भुगतान करने में भी समर्थ नहीं है। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि फर्म के 2 अलग इकाइयों में काम कर रहे 5000 लोगों में से आधे लोग अपने गाँव के लिए रवाना हो गए थे। प्रदर्शनकारियों में एक मजदूर सुनीता ने कहा कि कुछ अन्य काम की तलाश में हैं। हमें सिर्फ मार्च तक का भुगतान किया गया था। जब हम अप्रैल में गए तो बताया गया कि कंपनी जुलाई में फिर से खुल जाएगी। हालांकि जब हम आ जाए तो हमने एक नोटिस देखा जिसमें कहा गया था कि कंपनी सितंबर में खुलेगी। इस पर हमने कंपनी से साफ करने को कहा कि हमारी बकाया राशि कब मिलेगी और कंपनी कब खुलेगी। इधर पुलिस मौके पर पहुंच गई और कंपनी के इशारे पर हमारे खिलाफ लाठीचार्ज का सहारा लिया गया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का हाल। 13% प्रवासी मजदूरों को ही मिला अनाज। यूपी और बिहार ने बांटा सिर्फ 2% राशन। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार की ओर से चल रही पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत गांवों को लौटने वाले प्रवासी मजदूरों को मुफ्त राशन की मदद दी जा रही है, लेकिन इस स्कीम की जमीनी हकीकत घोषणाओं से परे है। प्रवासी मजदूरों को वितरित करने के लिए 8 लाख मीट्रिक टन राशन का आवंटन किया गया था, जिसमें से मई और जून में महज 13% राशन ही मजदूरों को मिल पाया है। प्रवासी मजदूरों के बड़ी संख्या में शहरों से गांवों की ओर पलायन के चलते केंद्र सरकार की जमकर आलोचना हुई थी, जिसके बाद पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना का ऐलान किया गया था। खाद्य एवं आपूर्ति मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक सरकार ने मई और जून में हर महीने 8 करोड़ ऐसे मजदूरों को 5 किलो मुफ्त राशन देने का ऐलान किया था जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, लेकिन सिर्फ 2.13 करोड़ लाभार्थियों को ही अब तक राशन मिल चुका है। इनमें से 1.21 करोड़ लोगों को मई में राशन दिया गया था, जबकि 92.44 लाख मजदूरों को जून में राशन मिला।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 14 मई को स्कीम का ऐलान करते हुए बताया था कि 8 करोड़ प्रवासी मजदूरों के लिए यह योजना लॉन्च की जा रही है। मंत्रालय के डेटा के मुताबिक सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने आवंटित किए गए 8 लाख मीट्रिक टन राशन में से 6.38 लाख मीट्रिक टन राशन उठा लिया था। इस तरह से आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत जारी किए गए राशन का 80% हिस्सा राज्यों तक पहुंच गया, लेकिन 30 जून तक लाभार्थियों तक सिर्फ 1.7 लाख मीट्रिक टन राशन ही पहुंचा है। यह हिस्सा कुल आवंटित राशन का महज 13% ही है। इसी तरह बिहार ने भी अपने कोटे का 86,450 मीट्रिक टन पूरा राशन उठाया था, लेकिन सिर्फ 2.13% हिस्सा ही मजदूरों तक पहुंच पाया है। यूपी और बिहार के अलावा 11 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जिन्होंने केंद्र के लिए एक राशन का सिर्फ 1% हिस्सा ही मजदूरों तक पहुँचाया है। ये राज्य है आंध्र प्रदेश, गोवा, गुजरात, झारखंड, महाराष्ट्र, मेघालय, ओडिशा, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना और त्रिपुरा। इसके अलावा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का भी यही हाल है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सोने की कीमत ने तोड़े अब तक के सारे रिकॉर्ड, जाने कितना महंगा हुआ जेवर पहनना। जी हां दोस्तों, दुनिया में सोने की कीमत में इतनी ज्यादा उछाल अब तक दर्ज नहीं की गई। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कीमतें बढ़ने की वजह से जुलाई के पहले ही दिन सोने की कीमतों ने एक और इतिहास रच दिया। 1 जुलाई यानी बुधवार से 24 कैरेट सोने का भाव अब तक के सबसे महंगे स्तर पर पहुंच गया है। अब सोने की कीमत 50,300 रुपए प्रति 10 ग्राम नए रिकॉर्ड में पहुंच गया है। बता दें कि इससे पहले जून महीने में सोने ने 3 और अलग रिकॉर्ड बनाए हैं। चांदी के भाव में भी आया उछाल। इसके अलावा चांदी के भाव में भी 1200 की उछाल दर्ज की गई है। इसी के साथ 50,000 का आंकड़ा पार करते हुए 51,300 रुपए प्रति किलोग्राम चांदी पहुंच गया है। इसके अलावा जेवराती सोने के भाव में 500 रुपए की तेजी आई है। इसी के साथ यह 47,300 प्रति 10 ग्राम का नया भाव पर पहुंच गया है। जबकि बंद भाव की बात करें तो चांदी रिफाइनरी 50,800 रुपए प्रति किलोग्राम और चांदी कलदार 68,000 रुपए प्रति सैकड़ा पहुंच चुका है। विश्व स्तर पर सोने की ओर बढ़ा रुझान। बता दें कि विश्व स्तर पर कोरोना महामारी के प्रकोप के कारण निवेशकों का रुझान फिर से सोने की ओर ज्यादा बढ़ गया है। सोने की खरीदारी सुरक्षित निवेश के तौर पर ही की जा रही है। दरअसल दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्था में मंदी की आशंका बनी हुई है, जिससे सोने में निवेश की मांग बनी रह सकती है और आगे कीमतों में नई ऊंचाई देखने को भी मिल सकती है। निवेशकों को बेहतर निवेश के लिए मिला सोना। पिछले साल की बात करें तो सोने ने 43% से ज्यादा का रिटर्न दिया है। इतनी तेजी के बाद भी सोने की मांग बनी हुई है और मौजूदा समय में निवेशकों को सोने से बेहतर निवेश के लिए कुछ नहीं लग रहा है। एक और ग्लोबल ग्रोथ को लेकर जिस तरह की अनिश्चितता का माहौल बनता जा रहा है, ऊपर से कोरोना के नए मामलों में लगातार वृद्धि दर्ज की जा रही है। ऐसे में सुरक्षित निवेश के तौर पर सोने की ओर से ही रुझान तेज हो रहा है। सोने के अलावा चांदी को भी इस तेजी का फायदा मिल रहा है। चांदी के सितंबर वायदा में 51,000 रुपए के करीब कारोबार दिया है। वहीं चांदी के पीछे 3 महीनों में करीब 22% का जोरदार रिटर्न रहा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। जरूरी खबर, एसबीआई ने बदले एटीएम से पैसे निकालने के नियम, अब ऐसा करने पर लगेगा जुर्माना। जी हां दोस्तों, भारतीय स्टेट बैंक ने अपने एटीएम निकासी नियमों में बदलाव किया है। अगर इन नियमों का पालन नहीं किया गया तो ग्राहकों पर जुर्माना लगेगा। मालूम हो कि कोरोना वायरस महामारी की वजह से वित्त मंत्रालय ने छूट दी थी कि 30 जून तक किसी भी बैंक के डेबिट या एटीएम कार्ड से किसी अन्य बैंक के एटीएम से नकदी निकालने पर चार्ज नहीं लगेगा। एसबीआई ग्राहकों को पता होना चाहिए कि इसे आगे नहीं बढ़ाया गया है। 10 बिंदुओं में जाने एटीएम से पैसे निकालने के नए नियमों के बारे में। जिनके बचत बैंक खाते में 25,000 रुपए का औसत मासिक बैलेंस है, उसके लिए एटीएम में 8 ट्रांजैक्शन मुफ्त होंगे। इनमें से एसबीआई एटीएम में 5 लेन देन और 6 मेट्रो केंद्रों चेन्नई, कोलकाता, मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु और हैदराबाद में अन्य बैंक एटीएम के 3 लेन देन शामिल हैं। वहीं गैर महानगरों में ऐसे खाता धारकों को 10 मुफ्त लेन देन मिलेंगे, जिनमें एसबीआई के एटीएम में 5 और अन्य बैंकों के एटीएम में 5 लेन देन शामिल हैं। जिन खाता धारकों के बैंक खाते में 25,000 रुपए से 50,000 रुपए तक का औसत मासिक बैलेंस है, उनके लिए अन्य बैंकों के एटीएम में 8 ट्रांजैक्शन मुफ्त होंगे। 8 में से 3 मेट्रो और 5 गैर महानगरों में होंगे। जिन एसबीआई बचत खाता धारकों के पास 25,000 रुपए से ज्यादा का औसत मासिक बैलेंस है, उन्हें स्टेट बैंक ग्रुप के एटीएम में असीमित लेन देन की सुविधा मिलेगी। जिन खाता धारकों के बैंक खाते में 50,000 रुपए से 1 लाख रुपए तक का औसत मासिक बैलेंस है, उनके लिए भी अन्य बैंकों के एटीएम में 8 ट्रांजैक्शन मुफ्त होंगे। 8 में से 3 मेट्रो और 5 गैर महानगरों में होंगे। जिन एसबीआई बचत खाता धारकों के खाते में 1 लाख रुपए से ज्यादा का औसत मासिक बैलेंस है, उन्हें स्टेट बैंक ग्रुप व अन्य बैंकों के एटीएम में असीमित लेन देन की सुविधा मिलेगी।
आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।